नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कर्म का खेल। बेटे प्रशांत और बहू शीतल के रोज के झगड़े से परेशान होकर नारायण जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालकर उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और भारी मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, अपने इकलौते बेटे और लाडले बेटे प्रशांत को हमने कितने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखा। कहते कहते ही नारायण जी रो पड़े, लेकिन फिर सोचने लगे कि नहीं, यह वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्होंने बताया कि अब वह भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त मोहन जी स्तंभ रह गए। उसके बाद कुछ पूछने के लिए कोई शब्द बचे ही नहीं थे। नारायण जी ने केवल इतना ही कहा कि वे रोज की कलह से परेशान हो गए हैं और 2 घंटे में तुम्हारे पास वृद्धाश्रम पहुंच रहा हूं। जिस समय नारायण जी अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय नाश्ते का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होकर नारायण जी वृद्धाश्रम पहुँच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हालचाल बांटते, बातें करते, रोज़ सुबह शाम एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे नारायण जी को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की रोज की किचकिच की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के कलेश से नारायण जी का हृदय छलनी हो गया था। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ ना दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक सुबह की बात है, नारायण जी वृद्धाश्रम के बगीचे में टहल रहे थे। तभी वृद्धाश्रम के पास एक बड़ी कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक लगभग 30-35 साल का लड़का उतरा और उसके बाद एक बुजुर्ग महिला, जो शायद उसकी माँ थी, का हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा। उस बुजुर्ग महिला की उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से एक अन्य महिला उतरी, जो करीब 30-35 वर्ष की थी। शायद वह उस लड़के की पत्नी थी जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और वह बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसी ही खड़ी रही, उस जाती कार को देखती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हुई, और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। नारायण जी की ओर देखते ही उसने अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपा लिया। फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ जाने लगी। तभी नारायण जी के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। नारायण जी बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वह उस महिला को जानते हैं, लेकिन सिर पर पल्लू होने की वजह से नारायण जी ठीक से नहीं देख पाए कि वह महिला कौन है। अक्सर नारायण जी देखते कि वह महिला हमेशा ही अपने पल्लू से
अपना आधे से ज़्यादा चेहरा को छुपा कर रखती थी। लेकिन एक शाम जब वह महिला वृद्धाश्रम के प्रांगण में सफाई का काम करने में लगी हुई थी, तो सफाई का काम करते करते उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया। उस महिला का चेहरा देखते ही नारायण जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने ही सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। वे गहरी सोच विचार में डूब गए। उसी समय उनका मित्र मोहन जी भी उनके पास आए और बोले, शाम के चाय का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद हैं, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? नारायण जी ने कहा, अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद नारायण जी नजरें बार बार दयावंती जी को ढूंढ रही थी। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा दयावंती जी कहती थी कि वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। उनका बेटा उन्हें बहुत मान सम्मान देता है, फिर आज ऐसा क्या हो गया? नारायण जी उधर ही किसी कर्मचारी से पूछते हैं कि एक सप्ताह पहले जो एक महिला वृद्धाश्रम में आई थी, वह आज खाना खाने नहीं आई। उन्होंने बताया कि वह माता जी आज बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया, ऐसा तो कोई दुश्मन भी साथ ना करे। वह बार बार अपने घर को याद कर रही है। सुबह से अपने कमरे में बैठे रोई जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें थोड़ा सफाई करने का काम दिया गया है। यह सब सुनकर नारायण जी का मन परेशान हो गया। वे भी बहुत दुखी हो गए। वे जानना चाहते थे कि आखिर दयावंती जी के साथ हुआ क्या है। ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि उनके बेटे ने उन्हें यूं वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। उनका मन व्याकुल हो उठा। इसलिए थोड़ी देर बाद नारायण जी दयावंती जी के पास गए। यूं नारायण जी को अपने सामने खड़ा देखकर दयावंती जी थोड़ा परेशान सी हो गई। तभी नारायण जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँची? दयावंती जी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर नारायण जी और भी ज़्यादा परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को उनके अपने ही बच्चे पुराने सामान की तरह घर से निकालकर बाहर फेंक देते हैं। जीवन भर अपने बच्चों पर बेपनाह प्यार लुटाने वाले माँ बाप अपने बुढ़ापे में अपने ही औलाद को बोझ क्यों लगने लगते हैं? क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने ही विचारों में मग्न नारायण जी वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर एक पत्थर से टकराया और वे गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का एक कर्मचारी दौड़कर उनके पास आया और पूछने लगा, अंकल जी, आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। नारायण जी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए नारायण जी पास ही एक बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब काम वाली बाई ने घर में पोछा लगाया था और फर्श गीली होने के कारण वे फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू शीतल उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा प्रशांत चिल्लाकर बोला, पिताजी, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते आप? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगा कर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो और इलाज में हमारे पैसे खर्च करवाते हो। अगर आपसे कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठे रहते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। बेटे से इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी कर दे।
एक दिन नारायण जी का चश्मा गिरकर टूट गया तो वे अपने बेटे प्रशांत से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा गिरकर टूट गया है, जरा ठीक करा देना, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू शीतल बीच में ही जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। ना जाने ऐसी कितनी बार हुआ जब नारायण जी अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। बहू का नाम ही सिर्फ शीतल था, लेकिन कभी उसने प्यार से नारायण जी से बात ही नहीं की। अपने अतीत में झांकते नारायण जी अभी अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र मोहन जी आते हुए दिखाई दिए। मोहन जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर नारायण जी बोले, क्या बात है मोहन, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। मोहन जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। अभी अभी उसका फ़ोन आया था कि वह आज मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। मोहन जी की बात सुनकर नारायण जी थोड़े परेशान से हो गए और मोहन जी से बोले, जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में लाकर छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आने वाला है, तुम इस बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी मोहन जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन नारायण जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ, मोहन या दयावंती जी के साथ ही नहीं है, बल्कि वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्धाश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई इस वृद्धाश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक भर नहीं जाता, टूट नहीं जाता, तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को यहाँ बिताने को मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंसू बहाते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी होता है, लेकिन उसी घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। नारायण जी को शायरी लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे हमेशा कुछ न कुछ लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब नारायण जी एक कागज पर अपने विचारों को शायरी का रूप दे रहे थे, तो उस समय अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसी समय वृद्धाश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई। नारायण जी इस समय ठिठक कर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोले, जी बोलिए। वृद्धाश्रम के संचालक ने कहा, अंकल जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर नारायण जी बहुत खुश हुए और हैरान भी हुए। साथ में उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए थे। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे प्रशांत को मेरी याद कैसे आ गई। जब नारायण जी बाहर आए तो इस समय उनका 7 वर्ष का पोता चीकू उन्हें देखते ही दादाजी बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। नारायण जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक नारायण जी मन मार कर वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते चीकू को देखते ही उनका दिल कमज़ोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए नारायण जी गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ
और अपनी ज़िंदगी बड़ी आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ पर मेरे साथ हंसने बोलने वाला तो कोई है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि कल चीकू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। चीकू की बड़ी ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को बहुत अच्छा लगेगा। तभी नारायण जी बोल पड़े, देखो मैं वह घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहता। इस पर उनका बेटा प्रशांत ने कहा, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे और आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। तभी नारायण जी बोले, अच्छा तो आज तुम मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे। इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी भी रहा हूँ या मर गया हूँ। तुमसे कभी इतना भी नहीं हुआ कि तू फ़ोन करके कम से कम मेरा हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम चले क्यों गए। आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए नारायण जी अपने कमरे की ओर जाने लगे। प्रशांत और शीतल दोनों ने आपस में कुछ विचार विमर्श किया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें अपने घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों ने रोनी सूरत लेकर नारायण जी के पास गए और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी हमें माफ़ कर दो, हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? क्या आप अपने पोते को जन्मदिन के अवसर पर उसे आशीर्वाद नहीं देंगे? इतनी बात सुनकर नारायण जी का दिल पिघलने लगा। तभी चीकू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर नारायण जी खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु अपने बेटा और बहू की करतूत की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन पोते के मोह में वे घर जाने के लिए तैयार हो गए और बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही चीकू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम दोनों ही मुझे वृद्धाश्रम तक छोड़ने आओगे। प्रशांत और शीतल दोनों ही इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन चीकू का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। नारायण जी के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु नारायण जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उसके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ, उसकी तो उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय नारायण जी घर पर ही रुक गए। जब नारायण जी अपने कमरे में सोने के लिए गए तो अपनी पत्नी सुषमा की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटियों से क्या पेट भरता है, एक रोटी तो ले लीजिए, अभी गर्म गर्म सेक रही हूँ, एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं सुषमा, मेरा पेट पूरा भर चुका है, और कितना खिलाओगी। अपनी पत्नी को याद करते करते नारायण जी सोचने लगे कि एक पत्नी सुषमा थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू शीतल है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। बाजार से सब्जी लाने से लेकर
घर की साफ सफाई तक का सारा काम मुझसे ही करवाती थी। मुझे वह काम करने में भी कभी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंखें लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा प्रशांत और बहू शीतल दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वे बाहर आए तो बहू शीतल ने कहा, पिताजी जल्दी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, जैसा कि आपने कहा था। ऐसा कहते हुए बहू शीतल के मन में कई विचार चल रहे थे कि कहीं अगर पिताजी हमेशा के लिए यही रुकने का मन ना बना ले। इसलिए जल्दी से जल्दी शीतल उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना ही उचित समझ रही थी। नारायण जी उन्हें देखकर हैरान थे कि कम से कम एक बार बेमन ही सही रुकने के लिए बोल देते। उन्हें काफ़ी दुख हुआ, लेकिन नारायण जी अपने बेटे बहू की मनसा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, नारायण जी देखते हैं कि उनकी बहू शीतल के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। नारायण जी मन ही मन सोचने लगे कि चलो बहू रानी, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। ऐसा सोचकर नारायण जी कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले, शांति मिले, अपनापन मिले, वहाँ ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपनी मनपसंद का काम करता हूँ। किसी प्रकार की किचकिच नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने गाड़ी रुकी तो बेटा प्रशांत और बहू शीतल कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। नारायण जी भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे प्रशांत और बहू शीतल को रोकते हुए कहा, वापस मत जाओ, जरा रुको, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। बेटा प्रशांत और बहू शीतल उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर नारायण जी वहीं काम करने वाले एक कर्मचारी से दयावंती जी को बुलाने को कहते हैं। दयावंती जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही नारायण जी का बेटा प्रशांत और बहू उन्हें देखकर हैरान रह जाता है और बहू शीतल को तो मानो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर दयावंती जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आए और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का दयावंती जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शीतल फिर बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भैया भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। अभी 2 दिन पहले ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितनी दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी माँ से बात करवा दो। तो भैया भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हुई हो, इसलिए मेरी बात तुमसे नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर दयावंती जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 2 महीने पहले ही वह वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकती थी, मैं तुरंत यहाँ आ जाती तुम्हें लेने। उन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की। इतना कहते हुए शीतल अपनी माँ से लिपट गई। दयावंती जी ने कहा, मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी, लेकिन जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ ना शीतल कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में तुम्हें क्या बताती। ऐसे संस्कार तो मैंने तुम्हें नहीं दिए थे।
इतना कहते हुए दयावंती जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर शीतल का सिर शर्म से झुक गया। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तभी दयावंती जी बोली, बेटा वैसे तो तुम्हारी गलती माफ़ करने लायक नहीं है, फिर भी अगर माफ़ी मांगनी ही है तो अपने ससुर जी से मांगो, मुझसे नहीं। अपनी करतूतों पर शर्मिंदा हुई शीतल अपने ससुर जी के पैरों पर गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी प्रशांत ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो नारायण जी और दयावंती जी दोनों ने ही घर जाने को मना कर दिया और कहा कि हमें अब बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है। हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी हैं, कम से कम यहाँ शांति से तो हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु दयावंती जी और नारायण जी का एक ही जवाब था कि एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर नारायण जी और दयावंती जी अपने अपने कमरे में चले गए। प्रशांत और शीतल दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर के ऊपर एक कागज़ रखा था जो शायद उनकी जेब में से निकलकर गिर गया था। जब प्रशांत ने उस कागज़ को खोल कर देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसमें उनके पिताजी ने एक शायरी लिखी हुई थी, आज अपने ही घर से बेघर हो गए, जो कभी अपने थे वे पराए हो गए। अपना घर होते हुए वृद्धाश्रम चले गए, कोई नहीं पूछता वे वृद्ध कहाँ चले गए। जो जिगर के टुकड़े थे वे दुश्मन हो गए, पता नहीं वे आज ऐसा क्यों हो गए। हम मजबूत थे आज मजबूर हो गए, कभी असरदार थे आज बेअसर हो गए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।